नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 में संकलित पाठ क्रमांक 10वां जो एक कविता है झांसी की रानी, इसका कुछ भाग देखा था, जिसमें हमने यह देखा था कि जो झांसी है उस पर अंग्रेजों ने किस प्रकार से कब्जा किया था। जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उनके बचपन के बारे में देखा था। उनके प्रिय खेल कौन कौन से हैं यह हमने देखा था। हमने इस कविता में उनके प्रिय खेलों का उल्लेख जो हुआ था, जैसे कि लक्ष्मीबाई जो है उन्हें बचपन से ही नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, शत्रु को घेरना, ऐसे अनेक खेल पसंद है, यह हमने देखा था। आगे चलकर हमने यह भी देखा था कि झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, इनका विवाह गंगाधर राव के साथ हो जाता है और तब यह कहा गया था कि वीरता की जो लड़ाई है वह धन दौलत से हो चुकी है, ऐसे कहा गया था। कविता में कवयित्री आगे चलकर उन्होंने झांसी की रानी जो है उनके विधवा होने का भी उल्लेख किया था, जब पूरी झांसी जो है वह शोकपूर्ण हो गई थी। आज हम इस कविता की आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आप आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। जो भी पंक्ति मैं दोहरा रही हूँ या उच्चारित कर रही हूँ उसे आपकी पाठ्य पुस्तक में उंगली रखकर पढ़िए। काव्यांश इस प्रकार से है आगे का। बुझा दीप झांसी का तब डलहौसी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्य पंक्तियां मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। बुझा दीपक झांसी का तब डलहौसी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो काव्यांश है इसमें आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है, जिसे आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित करना है और उनके अर्थ उसके आगे लिख के लेने हैं। कठिन शब्दार्थ, प्रथम हर्षाया अर्थात प्रसन्न होना। दूसरा अश्रुपूर्ण अर्थात आंसू से भरी हुई। पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूं। प्रथम हर्षाया अर्थात प्रसन्न होना। दूसरा अश्रुपूर्ण अर्थात आंसू से भरी हुई। यह जो काव्यांश है इस काव्यांश में कवयित्री ने राजा गंगाधर राव जी जो है उनकी मृत्यु के बाद झांसी की दशा किस प्रकार से हुई थी इसका वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री जो है वह कहती है कि झांसी के राजा की मृत्यु से झांसी का जो राज्य है वह सुनसान हो गया था। राजा की मृत्यु जब हुई थी वे निसंतान थे। लॉर्ड डलहौसी को राज्य हड़पने का यह अच्छा अवसर मिल गया था। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ था। तुरंत डलहौसी ने अंग्रेजी सेना के साथ झांसी के किले पर धावा बोल दिया। रानी को हराकर झांसी के किले पर पताका फहरा दी। जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी न था उन राज्यों को
वह अपने राज्य में मिला लेता था। और बुंदेले हर बोलों के मुंह से लक्ष्मीबाई की यह जो सारी कहानी है वह कहानी हमने सुनी थी, ऐसा कवयित्री ने इस कविता की पंक्तियों द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगला जो काव्यांश है वह इस प्रकार से है, अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखिए, उस पर उंगली रखकर गौर कीजिए। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में गौर कीजिए। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है। अपनी पाठ्य पुस्तक में उसे पेंसिल से अधोरेखांकित करके उसका अर्थ लिख लीजिए। प्रथम, अनुनय विनय अर्थात प्रार्थना या निवेदन। दूसरा, विकट अर्थात कठिन या भयंकर। तीसरा, काया अर्थात शरीर। चौथा, काया पलटना अर्थात बदलाव आ जाना। यही कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। प्रथम, अनुनय विनय अर्थात प्रार्थना या निवेदन। दूसरा, विकट अर्थात कठिन या भयंकर। तीसरा, काया अर्थात शरीर। चौथा, काया पलटना अर्थात बदलाव आ जाना। यह जो काव्यांश है इसके लिए जो संदर्भ है वह मैंने पहले ही बताया था, वैसे ही आएगा। पुनः एक बार मैं दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए कि यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं यह हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की झांसी की रानी कविता से ली गई है। इसकी रचना भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू ने की है। यह कविता कवयित्री की प्रसिद्ध पुस्तक मुकुल से ली गई है। अब इस काव्यांश में जो प्रसंग है वह इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवयित्री है उन्होंने अंग्रेजों के परिवर्तित रूप का चित्रण किया है। परिवर्तित अर्थात बदले हुए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने अंग्रेजों के परिवर्तित अर्थात बदले हुए रूप का चित्रण किया है। यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवयित्री जो है वह कहना चाहती है कि ब्रिटिश सरकार अत्यंत क्रूर थी, उसमें कोई दया नहीं थी। किसी की याचना का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता था। अगर कोई उनके सामने याचना करे, प्रार्थना करे, विनती करे तो इसका कोई प्रभाव इस ब्रिटिश सरकार पर नहीं पड़ता था। जब ब्रिटिश भारत आए थे तो वे व्यापारी थे,
अर्थात व्यापार करने की दृष्टि से ब्रिटिश भारत में प्रवेश कर चुके थे। परंतु भारत में होने वाली जो धन दौलत है, जो संपत्ति है, इसको देखने के पश्चात जो अंग्रेज है यहां से व्यापार करना चाहते थे, अर्थात भारत उन्हें इतना भा गया कि वह भारत से ही क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। किंतु धीरे धीरे व्यापारियों का जो रूप है वह बदलता गया। अब वह अर्थात जो अंग्रेज है वह भारत में व्यापार नहीं करना चाहते थे, वह भारत में राज्य करने लगे थे। अर्थात व्यापारी के रूप में वह भारत में प्रवेश कर चुके थे, परंतु अब वह व्यापारी रहे थे क्या, नहीं, उनका जो रूप है वह परिवर्तित हो गया था और अब वह क्या करने लगे थे, भारत पर राज्य करने लगे थे। छोटे छोटे जो राजा हैं, इन राजाओं को इन अंग्रेजों ने युद्ध में परास्त कर दिया था, अर्थात हरा दिया था। यानी कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, उनके राजा जो हैं, उन राजाओं को इन अंग्रेजों ने क्या किया था, युद्ध करके हरा दिया था या परास्त कर दिया था। अब डलहौसी जो है, इसने धीरे धीरे अंग्रेजों का राज्य बढ़ाना चाहा और जिस प्रकार से इसने अंग्रेजों का राज्य बढ़ाना चाहा, तो डलहौसी धीरे धीरे अंग्रेजों का राज्य बढ़ाता ही जा रहा था। अब जो अंग्रेजी है वह व्यापारी के शासक बन गए थे, मतलब वह अब केवल व्यापारी नहीं रहे थे, अब वह शासक बन गए थे, क्योंकि भारत का काफी सारा जो हिस्सा है या जो क्षेत्र है उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, क्योंकि वहां के जो शासक थे अर्थात जो राजा थे, उन राजाओं को इन्होंने युद्ध में हराया था और बंदी बना लिया था और यह स्वयं उस क्षेत्र में राज्य करने लगे थे। अर्थात अंग्रेज जो है वह व्यापारी से शासक बन गए थे। अब रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से हार गई थी, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से हार नहीं मानी थी। अब देखिए, गंगाधर राव जी के मृत्यु के पश्चात रानी अकेली हो गई थी, रानी निसंतान थी। इस हालात में जब अंग्रेजों ने उस पर धावा बोल दिया तो उनके साथ रानी लड़ाई में हार गई थी, लेकिन मानसिक रूप से रानी नहीं हारी थी, वह मन से दुर्बल नहीं बनी थी, रानी ने हार नहीं मानी थी। और यही कहानी बुंदेले लोगों के मुंह से हमने सुनी थी कि लक्ष्मीबाई की वीरता की यह जो कहानी है वह हमने बुंदेले लोगों के मुंह से सुनी थी, ऐसा कवयित्री इस कविता में बताना चाहती है। अगली जो काव्यांश है वह इस प्रकार से है, अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखिए, उंगली रखकर देखिए ताकि आपको वह पंक्ति समझ में आए कि कौन सी पंक्ति में चल रहा है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही पंक्तियां मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में गौर कीजिए। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत जो काव्यांश है इसमें आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है, जिन्हें आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित करना है और उनके अर्थ लिख कर लेना है। प्रथम है बिसात, अर्थात घात या प्रहार।
दूसरा है वज्र निपात अर्थात भारी मुसीबत या बड़ा संकट। पुनः एक बार ध्यान से सुनिए कठिन शब्दार्थ। प्रथम बिसात अर्थात घात या प्रहार। दूसरा है वज्र निपात अर्थात भारी मुसीबत। इसके लिए संदर्भ जो है वह पूर्ववत ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु प्रसंग में बदलाव है कि इन पंक्तियों में जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्य का वर्णन किया है कि व्यापारी के रूप में यह अंग्रेज भारत में प्रवेश कर चुके थे, परंतु व्यापार के माध्यम से उन्होंने भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर लिया। छोटे छोटे राजाओं से युद्ध कर कर इन्होंने वह राज्य अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था। तो इन पंक्तियों में अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्य का जो वर्णन है वह किया गया है। तो देखते हैं इन काव्यांशों का अर्थ। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवयित्री यह कह रही है कि अंग्रेज छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? छोटे छोटे जो राज्य हैं उन पर आक्रमण कर रहे थे और उन पर आक्रमण करके वह राज्य अपने राज्य से जोड़ रहे थे, उन पर अपना अधिकार जमा रहे थे। अंग्रेजों ने दिल्ली और लखनऊ पर भी क्या किया था? अपना अधिकार कर लिया था, अर्थात युद्ध करके उन्होंने दिल्ली और लखनऊ को भी काबिज कर लिया था। बिठूर के जो राजा थे बाजीराव पेशवा, बिठूर के राजा कौन थे बच्चों? राजा कौन थे? बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव पेशवा को भी अंग्रेजों ने क्या किया था? बंदी बना लिया था, अर्थात कैद कर लिया था। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक, इनकी भी तो क्या हैसियत थी कि यह जो सभी छोटे छोटे जो राज्य थे, यह सारे राज्यों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। उसी प्रकार सिंध, पंजाब पर भी अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था, इन्होंने वहां पर भी हमला कर लिया था, धावा बोल दिया था। बंगाल, मद्रास राज्यों की भी यह स्थिति थी। अर्थात भारत के जो प्रमुख राज्य हैं, उन सारे प्रमुख राज्यों पर इन अंग्रेजों ने क्या किया था? धावा बोल दिया था, अर्थात आक्रमण कर लिया था और वह राज्य जीतकर अंग्रेजों ने अपने राज्य से जोड़ दिए थे। जैसे कि उन्होंने दिल्ली और लखनऊ पर भी क्या कर लिया था? आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया था, अर्थात वह राज्य अपने कब्जे में कर लिए थे। बिठूर के जो राजा है बाजीराव पेशवा, इन्हें उन्होंने बंदी बना लिया था, अर्थात राज्य हासिल किया है तो राजा को वह क्या करेंगे? बंदी बना लेंगे। उसी प्रकार से उन्होंने बाजीराव पेशवा को भी बंदी बना लिया था। और यह जो नागपुर है, उदयपुर है, तंजौर है, सतारा है, कर्नाटक है, इन सभी राज्यों पर आक्रमण करके उन राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। सिंध, पंजाब पर भी अंग्रेजी आक्रमण हुआ था और जो बंगाल है, मद्रास है, इन राज्यों की भी यही स्थिति थी। मतलब भारत में जो भी प्रमुख राज्य थे, उन सारे प्रमुख राज्यों पर इन अंग्रेजों ने क्या किया था? अपना कब्जा कर लिया था, आक्रमण कर लिया था, अर्थात सारे राज्यों की स्थिति भारत में एक जैसी ही हो चुकी थी। बुंदेलखंड के बुंदेले लोगों के मुंह से हमने रानी बाई की यह कहानी सुनी थी, ऐसा कवयित्री इस कविता के माध्यम से आगे चलकर हमें कहने का प्रयास कर रही है। आगे की जो काव्यांश है वह इस प्रकार से है। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। या पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकनी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, या पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकनी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ हैं वह इस प्रकार से हैं, जिन्हें आप पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए। प्रथम है रानीवास, अर्थात रानी का महल, जहाँ रानी निवास करती है वह स्थान। दूसरा है बेजार, अर्थात बेहाल परेशानी। कठिन शब्दार्थ पुनः एक बार मैं दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रथम है रानीवास, अर्थात रानी का महल। दूसरा है बेजार, अर्थात बेहाल या परेशान। अब यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश के लिए जो संदर्भ है वह पूर्ववत ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रसंग जो है इन पंक्तियों में वह इस प्रकार से है कि कवयित्री ने रानियों के जो वस्त्र है और साथ में ही जो आभूषण है, इन आभूषणों की नीलामी का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने रानियों के वस्त्र और जो आभूषण हैं, उन आभूषणों की जो नीलामी होती है ना, उसका वर्णन किया है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो कवयित्री है उन्होंने कहा है कि अंग्रेज अपना शासन बढ़ाते जा रहे हैं, अर्थात अपना राज्य बढ़ाते जा रहे हैं। छोटे छोटे राजाओं को वे परास्त कर रहे हैं और इस वजह से रानियां दुखी है। रानियां दुखी क्यों है बच्चों? क्योंकि जो अंग्रेज है वह अपना शासन बढ़ाना चाहते हैं और वह बढ़ाते जा रहे हैं, अर्थात अपना राज्य विस्तार जो है वह काफी बढ़ाते जा रहे हैं अंग्रेज। छोटे छोटे राजाओं को वे परास्त कर रहे थे और इसी वजह से यह जो रानियां हैं वह रानियां दुखी होने लगी थी। रानियां और बेगमों के जो बहुमूल्य वस्त्र है, उन वस्त्रों की नीलामी के अंग्रेजी के अखबारों में विज्ञापन छप रहे थे। जैसे कि हम आज अगर अखबार लेते हैं तो उसमें काफी सारे क्या होते हैं, विज्ञापन होते हैं किसी ना किसी अलग अलग बात के लिए। ठीक उसी प्रकार उस काल में जो भी अंग्रेजी अखबार था, उस अंग्रेजी अखबार में भी विज्ञापन छपते थे, परंतु वह कौन से विज्ञापन थे? कि रानियां और बेगमों के बहुमूल्य वस्त्रों की नीलामी के विज्ञापन थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार खरीद लो, ऐसे विज्ञापन छपते थे। अपनी वस्तुओं को बाजार में इस प्रकार नीलाम होते देख रानियां जो हैं, उन रानियों का हृदय दुख से पूर्ण हो जाता है, काफी सारा दुख उन्हें हो जाता है। जो गहने और वस्त्र रानियों की इज्जत थे, वे ही गहने और वस्त्र आज इस प्रकार खुलेआम विदेशियों के हाथ बेचे जा रहे हैं।
यह देखकर काफी दुख होता है और कवयित्री कहती है कि बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की जो वीरता की कहानी है, यह वीरता की कहानी हमने क्या की है, सुनी है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवयित्री ने हमें यह कहना चाहा है कि अंग्रेज शासक जो है वह अपना राज्य बढ़ाते जा रहे थे, छोटे छोटे राजाओं को वे परास्त कर रहे थे अर्थात हरा रहे थे और इस कारणवश रानियां भी दुखी थी। रानियों और बेगमों के जो बहुमूल्य वस्त्र थे उनकी नीलामी अंग्रेजों के अखबारों के विज्ञापन छप रहे थे और यह विज्ञापन भी इस प्रकार से थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार खरीद लो। अपनी वस्तुओं को बाजार में इस प्रकार नीलाम होते देखकर जो रानियां थी उन रानियों का हृदय दुख से परिपूर्ण हो जाता था और जो गहने और वस्त्र रानियों की इज्जत थे वे आज इस प्रकार खुलेआम विदेशियों के हाथ बेचे जा रहे थे कि बस पूछिए मत। तो बुंदेलखंड के लोग जो है उन लोगों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की जो वीरता की कहानी है वह वीरता की कहानी सुनी है, ऐसा इस कविता के माध्यम से कवयित्री हमें बताना चाहती है। आगे के जो काव्यांश है वह इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक में। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आवाहन। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस काव्यांश में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए, उनके अर्थ लिख लीजिए। प्रथम है विषम अर्थात कठिन, दूसरा है वेदना अर्थात पीड़ा या तकलीफ, तीसरा है आहत अर्थात घायल, चौथा है आवाहन अर्थात बुलाना, पांचवा है ज्योति अर्थात प्रकाश। पुनः एक बार सुनिए यह कठिन शब्दार्थ। प्रथम है विषम अर्थात कठिन, दूसरा है वेदना अर्थात पीड़ा या तकलीफ, तीसरा है आहत अर्थात घायल, चौथा है आवाहन अर्थात बुलाना और पांचवा है ज्योति अर्थात प्रकाश। इसमें संदर्भ जो है वह पूर्ववत रहेगा और प्रसंग जो है वह इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने राजाओं की जो शक्ति है उस शक्ति को एकत्र करने का वर्णन किया है। प्रसंग जो है वह इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवयित्री है उन्होंने क्या किया है, राजाओं की जो शक्ति है वह राजाओं की शक्ति एकत्रित करने का वर्णन किया है। अर्थात यह जो अंग्रेज हैं वह व्यापारी बनकर भारत में आए, परंतु व्यापार करने के हेतु से आने के पश्चात भी उन्होंने यहाँ पर अपना शासन करना शुरू कर दिया और इसी बात से रानी लक्ष्मीबाई जो है वह क्या करती हैं
कि भारत में जो अन्य जो राजा हैं उन राजाओं को एकत्रित करने का सोचती है और उसी प्रकार वह राजाओं को संगठित करती है युद्ध करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो आज की तासिका में यही रुकते हैं। इस कविता का अगला भाग जो है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।